हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं एनआईओएस की समरी, जिसमें आज हम यूनिट 4 को करने वाले हैं। ठीक है। यूनिट 4 का नाम है सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में भूगोल। थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही थकान है आज, इसलिए हो सकता है कि आवाज़ ही मेरी थोड़ी सी ढीली रहे। और कोशिश में करूँगा कि एनर्जी बना कर रखूँ। फिर भी आज काम बहुत ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं था, बट मैंने निकाल लिया जैसे कैसे टाइम। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई यूनिट 4, जिसमें हम भूगोल के बारे में बात करेंगे। लास्ट जो यूनिट थी उसमें हमने हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में बात की थी, तो आज हम भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं। भूगोल का अध्ययन किससे संबंधित है, इस बारे में बात कर लेते हैं। भूगोल का अध्ययन हमारे ग्रहों, उनकी प्रणालियों की साकल्यवादी समझ प्रदान करता है। साकल्यवादी मतलब उनकी एक संकल्पना, उनके कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, तो उनकी समझ हमें प्रदान करता है। वे जो भूगोल का अध्ययन करते हुए हमारी पृथ्वी को प्रभावित करने वाले मुद्दों को अच्छी तरीके से समझने को तैयार होते हैं। यानी वही लोग हमारे भूगोल का अध्ययन करेंगे जो पृथ्वी को अच्छे तरीके से समझेंगे। वे जो भूगोल का अध्ययन करते हैं वे देशों, संस्कृतियों, शहरों और उनके भीतरी भागों और देशों के भीतरी क्षेत्रों के बीच उत्पन्न वैश्विक राजनीतिक मुद्दों को समझने और व्याख्यात करने में अच्छी स्थिति में होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भूगोल का अध्ययन करने वाले हमारी पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। हमारी पृथ्वी को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, चाहे वो दो देशों के बीच का संबंध है, क्योंकि दो देशों के बीच में किस तरह का संबंध चल रहा है ये भी हमारी अर्थ को प्रभावित करता है। उनकी संस्कृति कैसी है, किसी शहर में कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है तो वो भी हमारी पृथ्वी को प्रभावित करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे भूगोल के अंदर आ जाएंगी, या भूगोल को समझने वाले इन सबको देखते हुए उसका अध्ययन करते हैं। भूगोल का चिंतन, रिफ्लेक्शन ऑन जियोग्राफी के बारे में बात करें तो लगभग 2200 वर्षों से अधिक अधिक से जाना जाता है। मतलब इतना वर्ष पुराना हमारा भूगोल हो गया। एरिस्टो एरिस्टोथनीज एरिस्टोस्थनीज एरिस्टोस्थनीज ने भूगोल शब्द दिया था कब? 276 194 बीसी, यानी कि बिफोर जीसस क्राइस्ट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व। भूगोल दो शब्दों से बना हुआ है। जो ज्योग्राफी वर्ड है वो जियो एंड ग्रोफास। जियो मतलब होता है पृथ्वी, ग्रोफास मतलब होता है इसका वर्णन या इसका अध्ययन। तो जियोग्राफी मतलब हो जाता है भूगोल का अध्ययन। भूगोल में हम केवल पृथ्वी की सतह के ऊपरी परिदृश्य की विभिन्नताओं को अध्ययन नहीं करते, बल्कि हम अंतरिक्ष के रूप में भी उल्लेखित करते हैं। तो जो हमारा भूगोल है उसमें हम पृथ्वी की अध्ययन तो करते ही हैं, अर्थ के ऊपर स्पेस जो है, इस स्पेस के बारे में भी हम भूगोल के अंदर अध्ययन कर रहे होते हैं। आगे हम बात करें, मानवीय सत्ता अनुकूलन और आधुनिकीकरण के माध्यम से प्रकृति का सामना करता है। एंड भूगोल मानवीय सत्ता और उनके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का संबंध का अध्ययन करता है। भूगोल में हम अध्ययन करते हैं कि जो भी मानवीय सत्ता है और जो भी पर्यावरण है, इसके बीच किस प्रकार की अंतःक्रिया है। एक विषय के रूप में भूगोल अंतरिक्ष से संबंधित है और इस प्रकार से आकाशीय विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। तो भूगोल में हम मानवीय सत्ता और पर्यावरण का अध्ययन तो कर रहे हैं, साथ के साथ हम इसमें अंतरिक्ष का अध्ययन भी कर रहे हैं, तो इसे एक आकाशीय विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। भूगोल परिदृश्य के क्या, कहाँ, क्यों को संबोधित करता है। भूगोल में क्या क्या हम देखते हैं कि कोई चीज़ कहाँ है, कोई चीज़ क्यों है और कोई चीज़ क्या है। तो इन तीनों के बारे में हम अध्ययन भूगोल के अंदर कर रहे होते हैं। यार ये बाल बड़ी समस्याएं हैं जीवन में। क्या और कहाँ, ये जो वर्ड है हमारा क्या, और एक जो दूसरा वर्ड है कहाँ, ये दोनों प्रश्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य से विस्तारित एवं स्थानीय पहलुओं का जवाब देने की कोशिश करते हैं। क्या और कहाँ, ये दोनों पर कहाँ से प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को विस्तार और स्थानीय पहलुओं को जवाब देने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्रश्न है कौन, अच्छा ये प्रश्न कौन के लक्षण से और वे कहाँ स्थित है की सूचना की सूची प्रदान करते हैं। मतलब कौन के लक्षण से कि वह चीज कौन है जिसने इसकी खोज की और ये चीजें कहाँ स्थित है, इस सब की जानकारी हमें भूगोल में मिल रही होती है। आगे क्या लिखा है, औपनिवेश काल के दौरान ये सबसे लोकप्रिय उपागम था। गाइस बहुत ज़्यादा थकान है, बड़ी मुश्किल हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में। चलो करते हैं फिर भी। ये दो प्रश्न भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय नहीं मानते। अच्छा जो प्रश्न था ना हमारा कि कौन और कहाँ, कौन और कहाँ वाली जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। जिसमें हम बात कर रहे होते हैं किसकी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि ये काम कौन ने करा और ये चीज़ कहाँ स्थित है। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक। और ओनली इंफॉर्मेशन देना साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है। वैज्ञानिक विषय क्या होता है, वैज्ञानिक विषय में हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और फिर उसे प्रूफ कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हमारा साइंस होता है, साइंस में सबसे ज़्यादा हमारा चलता है प्रश्न क्यों, ये अगर हुआ तो ये क्यों हुआ, या फिर इसके साथ एक और चलता है कैसे।
ये अगर हुआ तो ये कैसे हुआ, कोई रिएक्शन हुई तो कैसे हुई, हम जीवित हैं तो कैसे हैं, हम सांस लेते हैं तो कैसे सांस लेते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तीसरा प्रश्न, क्यों व्याख्या करता है या लक्षणों के परिदृश्य और परिकल्पनाओं के बीच औपचारिक संबंध प्रदान करता है, क्योंकि इस प्रश्न ने भूगोल को वैज्ञानिक पहचान दिया। तो हम यहाँ पर बात करें कि एक जो वर्ड है क्या, जो वर्ड है कहाँ, और एक जो वर्ड है कौन, ये तीनों वर्ड भूगोल को वैज्ञानिक विषय नहीं बनाते, लेकिन जो हमारा एक और वर्ड है क्यों, ये भूगोल को वैज्ञानिक विषय बनाता है। आई यहाँ तक बात समझ में। अब कुछ डेफिनेशन आ जाती है। पहली आ गई हमारी रिचर्ड हार्टसन और सर्न, इनके नाम बहुत अजीब होते हैं। इन्होंने परिभाषा दी कि भूगोल पृथ्वी की सतह के क्षेत्रीय विभेदन के वर्णन और स्पष्टीकरण से संबंधित है। और जो हार्टनेक्स है, इसने भूगोल परिदृश्यों के अंतरों का अध्ययन करता है जो प्रायः पृथ्वी की सतह के विभिन्न अंगों से संबंधित है। तो ये तो डेफिनेशन है, और नीचे और भी हैं जिन्हें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी इन्हें इग्नोर भी कर ही सकते हैं। एक आध क्वेश्चन तो छूटेगा, बट क्या करें, इतनी सारी डेफिनेशन है। हमने जब सोशल साइंस जब हम पीछे पढ़ रहे थे, जब हमने शायद 508 नहीं हाँ 507 506 या 507 पढ़ा था, तो वहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन आई थी। फिर हमने भूगोल में भी देखी, इतिहास में भी देखी, मैथ्स में भी देखी है, भाषा में भी देखी है, तो बहुत सारी डेफिनेशन है। भूगोल में एक विशेष पर्यावरण का ध्यान, सतर्क, अवलोकनीय, वर्णन महत्वपूर्ण माना गया है। एक विशेष पर्यावरण का अध्ययन हम भूगोल में कर रहे होते हैं। भूगोल में हम जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल की प्रक्रियाओं, प्रतिमानों को अध्ययन करते हैं। भूगोल में हम मानव और पर्यावरण की अंतःक्रियाओं को समझने की ओर प्रवृत्त होते हैं। हम समझते हैं कि मानव और पर्यावरण कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। आकाशीय विश्लेषण, भौगोलिक विवरण और प्रतिमानों के रूप में तत्वों के बीच को, इस संबंध को हम भूगोल में देख रहे होते हैं। आकाशीय मतलब कि स्पेस, भौगोलिक मतलब कि हमारी पृथ्वी, तो इनके बीच में किस किस तरह का रिलेशन है, कैसे संबंधित है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हम निम्न प्रकार से भूगोल के लक्षणों को चित्रित कर सकते हैं। यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट शुरू होती हैं कि भूगोल के लक्षणों को हम कैसे बता सकते हैं। भूगोल आकाश से संबंधित एक विषय है, यानी स्पेस से संबंधित है, जो आकाशीय लक्षणों और विशेषताओं पर टिप्पणी देता है। ये आकाश से परे परिदृश्यों के वितरण, स्थान, सांद्रण, प्रतिमान का अध्ययन करता है। आकाश से परे यानी कि हमारे स्पेस के बाहर जितनी भी चीजें हैं, उन सबका इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये मानवीय सत्ता और भौतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के परिदृश्यों पर भी बात करता है। भूगोल शिक्षण के उपागम की बात करें तो भूगोल मिला हुआ मिश्रित या एकीकृत विज्ञान और ज्ञान का संश्लेषण है। तो भूगोल की विशेषताएं हो गई, एक तो मिश्रित है भूगोल, एकीकृत विज्ञान है और ज्ञान का संश्लेषण है। भूगोल में के विशिष्ट क्षेत्र विज्ञान की अन्य संबंधित शाखाओं से अति व्याप्त है, कि जितनी भी क्षेत्र विज्ञान है इन सब की शाखाओं से ये घिरा हुआ है भूगोल। ठीक, जब हम भूगोल के अध्ययन का समय आता है तो इसके दो उपागम है। भूगोल के अध्ययन करने के दो तरह के उपागम हमारे सामने आते हैं। एक आता है व्यवस्थित उपागम, जिसे हम बोलेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच, और दूसरा आता है क्षेत्रीय उपागम, जिसे हम बोलेंगे रीजनल अप्रोच। व्यवस्थित उपागम एक परिदृश्य का अध्ययन संपूर्णता में किया जाता है। यहाँ पर पूरे को देखकर एक साथ अध्ययन किया जाता है। यह प्रासंगिक उपागम के रूप से जाना जाता है, जिसके माध्यम से हम विशेष परिदृश्य का दिए गए क्षेत्र में विस्तार साकल्यवादी तरीके से करते हैं। साकल्य मतलब कि एक संकल्पना के हिसाब से करते हैं। जैसे कि कोई जलवायु का अध्ययन करना चाहता है तो जलवायु विभिन्न पहलू, जलवायु की संकल्पना, प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। रीजनल अप्रोच क्या होता है? क्षेत्रीय उपागम में विश्व को विभिन्न श्रेणीबद्ध स्तरों पर क्षेत्रों में बांटा जाता है, फिर एक विशेष क्षेत्र के सभी भौगोलिक परिदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं कि उसे क्षेत्रों में हम बांट देते हैं। जैसे अगर हम भारत की ही बात करें, अगर हम ये कुछ भारत का नक्शा हो गया ना, अगर हम भारत के नक्शे की बात करें, अगर हम भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे तो हम पहले इसको नॉर्थर्न पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, साउथर्न पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, वेस्टर्न पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और ईस्टर्न पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और एक मिडिल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पर जलवायु किस तरह की, यहाँ पर किस तरह की है, यहाँ पर किस तरह की है और यहाँ पर किस तरह की है। इसी तरह से जब हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, भारत में किसी तरह की मिट्टी पाई जाती है तो उसे भी इस तरह से हम बांट कर करते हैं। ठीक, तो वो क्षेत्रीय उपागम के अंदर आ जाएगा। भूगोल का प्रभाव क्षेत्र, तो ये शाखाएं दो उपागम व्यवस्थित एवं क्षेत्रीय पर आधारित है। अभी हमने पढ़ लिया, व्यवस्थित उपागम चलता है और क्षेत्रीय उपागम चलता है। वह शाखा जो प्राकृतिक विज्ञान से प्रभावित है
भूगोल के रूप में जाना जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञानों को प्रभावित करने वाली शाखाओं को मानवीय भूगोल के रूप में जाना जाता है। देखिए एक आ गया हमारा भौतिक भूगोल और एक हो गया हमारा मानवीय भूगोल। ये चीज़ें हैं ना जो छोटी छोटी चीज़ें यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। भौतिक भूगोल क्या है? जो प्राकृतिक विज्ञान से प्रभावित है वो भौतिक भूगोल, जो सामाजिक विज्ञान से प्रभावित है वह मानवीय भूगोल। तो भूगोल के हमने दो शाखाओं के बारे में बात करा, एक भौतिक भूगोल और एक मानवीय भूगोल के बारे में। अब हम इनके बारे में और बात करेंगे। भौतिक भूगोल के अंदर क्या क्या जाएगा? प्राकृतिक से जो हमारी प्रकृति से रिलेटेड है, जलवायु, भू संरचना, प्राणी, वनस्पति, ये सारी चीजें। और मानव भूगोल के अंदर क्या जाएगा? हमारा समाज, संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल इसके अंदर जाएगा, जनसंख्या, बस्ती, लिंगानुपात, स्थानांतरण, आयु संरचना, ये सारी चीजें मानव भूगोल के अंदर आ जाएंगी। आर्थिक आर्थिक भूगोल हम लोगों की आर्थिक चीजें आ जाएंगी। ऐतिहासिक भूगोल हम लोगों का इतिहास आ जाएगा। एंड राजनीतिक भूगोल में किस किस तरह का राजनीति, किस जगह पर किस तरह की राजनीति चलती है, वो सारी आ जाएगी। फिर हम बात करें आगे प्राणी भूगोल। प्राणी भूगोल में जो पादप हैं, जीव जंतु हैं, वो किस किस तरह से बटे हुए हैं अलग अलग जगह पर, वो आ जाएगा। क्षेत्र भूगोल, क्षेत्र भूगोल से एग्जाम में आया था क्वेश्चन DSSB में। कौन सा स्टेटमेंट आया था? ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट उठकर आया था कि क्षेत्रीय अध्ययन और क्षेत्र का अध्ययन बृहद, मध्य एवं सूक्ष्म क्षेत्रीय अध्ययनों को समाविष्ट करता है। ये किस में आएगा? तो ये हमारा क्षेत्र भूगोल के अंदर आएगा। ठीक, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं स्किप करता जा रहा हूँ ना, इनको भी आपको पढ़ते के जाना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ DSSB में। इन मुख्य शाखाओं के अतिरिक्त दो पहलू और हैं। एक तो दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के अंदर भौगोलिक विचार और भूमि एवं मानव अंतःक्रिया, मानव क्रिया, मानव पारिस्थितिकी आ जाएगा। और विधियां और तकनीकी में कंप्यूटर, चित्रकार, मात्रात्मक तकनीकें, सांख्यिकी विधि, क्षेत्र सर्वेक्षण और ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट जो था इसमें, जो हमने यहाँ पर ये क्षेत्र भूगोल, प्राणी भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, ये जो देखा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने आगे और बांटा है व्यवस्थित, तो क्या मतलब भूगोल किस किस तरह से बटा हुआ उन्होंने पूरा बांट के बताया है। आप इसे, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम में आएगा। ये यार ये ठीक है, आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको दो बार पढ़ लेना। अगर एग्जाम में पूछा आ जाए कि कृषि व्यापार ये किस भूगोल से रिलेटेड है, तो ये आर्थिक भूगोल से रिलेटेड है। ग्रामीण और शहरी किस भूगोल से रिलेटेड है? वनस्पति भूगोल से रिलेटेड है। ठीक, तो ये सब ये आगे भी लिखा है। क्षेत्रीय उपागम को डिस्ट्रीब्यूट कर, ऐसे आप खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चिंतन एवं विधियों पर आधारित भूगोल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल का शिक्षण। उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण की यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। सबसे पहला बताया मूलाधार और उद्देश्य, यानी कि रिलेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा है, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के हिसाब से कुछ उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य है इसको पढ़ाने के? पहला तो मानव जाति के अधिवास के रूप में पृथ्वी और जीवन के अन्य रूपों के बारे में समझ विकसित करना। मानव जाति के अधिवास के रूप में पृथ्वी है, ये हम सब जानते हैं कि हम सभी का जो बसेरा है, जहाँ पर हम सब लोग रहते हैं, वो हम कहाँ रहते हैं? हम लोग पृथ्वी पर यानी अर्थ पर रहते हैं। तो अर्थ हमारा सबसे पहला घर हो गया, या कह सकते हैं हम सभी का घर अर्थ ही है। ठीक, अब वहाँ पर हम और घर बना कर रहते हैं, वो बात अलग है। अधिगमकर्ता को वैश्विक संदर्भ में उनके अपने क्षेत्र, राज्य और देश के अध्ययन को प्रभावित करता है। बिल्कुल ठीक बात। जिस क्षेत्र में व्यक्ति रहता है, जिस राज्य में व्यक्ति रहता है, वो उसे प्रभावित करेगा और व्यक्ति भी अपने देश और राज्य को प्रभावित करता है। आर्थिक संसाधन के वैश्विक वितरण और वैश्वीकरण में जारी प्रक्रियाओं को परिवर्तित करता है। जो भूगोल है वो आर्थिक संसाधनों का किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसमें भी प्रभावित करेगा। विविध क्षेत्रों और दशाओं की अंतर्निर्भरता की समझ को प्रोन्नत करता है। हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग देश किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसकी समझ भी इसका अध्ययन हमें देगा। तो ये तो क्या हो गया? ये उद्देश्य हो गया कि यार हम भूगोल को पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य क्या क्या है, हमें इन चीज़ों की जानकारी मिलती है पढ़ने से। फिर आता है कि विषय वस्तु की रूपरेखा। तो कुछ विषय वस्तु दिए हुए हैं, उनके उद्देश्य दिए हैं। अगर हम विषय प्रसंग में अगर बच्चों को ग्रह सौर प्रणाली में पृथ्वी के बारे में बात करते हैं, तो हमें इससे सहायता क्या समझने में सहायता मिलती है कि सौर प्रणाली में पृथ्वी का अद्वितीय स्थान समझने में, जो कि मानव सत्ता को सम्मिलित करते हुए जीवन के सभी रूपों को आदर्श स्थिति में प्रदान करता है। इसे हम पढ़ा किस तरह सकते हैं? ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ा सकते हैं। मानचित्र के अंदर हमें क्या पढ़ाने के अंदर हमारा उद्देश्य क्या होगा
कि पृथ्वी की दो गतियों उसके प्रभाव को समझने, मानसिक अध्ययन में मूल कौशलों का विकसित करने में, ये सारी चीज़ें इसे आपको डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ना है। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। ये जो मैंने है ना, सिर्फ इतना सही है, इतना ही करना है आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। टेलीग्राम पर मत बोलना कि पीडीएफ का लिंक सेंड करो या पीडीएफ सेंड करो। और अन्य विषय भी दिए हुए हैं, इन्हें भी आप देख लेना। ये पर्यावरण अध्ययन के थे, फिर ये संसाधन और विकास से रिलेटेड हैं, ठीक है। पाठ योजना तो जस्ट ये एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, इसे हमें नहीं पढ़ना होता है। ये पाठ योजना ही चल रही है यहाँ परिवहन से रिलेटेड, ये तो हमें छोड़ना होता है। चलिए सारांश आगे इसके बाद, ये एक भूगोल की यहाँ पे बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी हुई है कि भूगोल एक स्थानीय विज्ञान है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की सतह पर चालित विधियों, आयामों, प्राकृतिक और मानवीय आयामों का हम अध्ययन करते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी एनर्जी लो थी, थका हुआ भी था मैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये पॉइंट्स दिए हुए, इन सभी पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेना अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पर एक मार्क कर दे रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ना है। क्लियर होगी बात? तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।